हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे एज वेल एज आपके कॉन्सेप्ट भी से क्लियर होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन एंक्शियस एंड फियरफुल क्लाइंट विच रिस्पॉन्स इंडिकेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। यहाँ पे आपको सिंपली आपसे पूछे, एक पेशेंट है वो डरा हुआ है, तो आपको कैसे पता लगेगा पेशेंट को, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको पता लगेगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्ट कर रहा है। फर्स्ट है कंस्ट्रिक्ट एयरवे, सेकंड है इंक्रीज लाइवेशन, सी है डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एंड डी है आपका पल्स रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट। सबसे पहले तो आपको मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए आपके सिंपैथेटिक एंड नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक दूसरे से ये अपोजिट करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है, और जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके प्यूपिल को डायलेट करता है। वैसे ही सलाइवा है, सलाइवा की सिक्रीशन जो इंक्रीज करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, की जो डिक्रीज करता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट रेट पे इफेक्ट आता है कि हार्ट रेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी और सिंपैथेटिक में आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे देखा प्यूपिल रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है वो है एयरवे के रिलेटेड, कि एयरवे का जो है आपको कैसे पता लगेगा कि एयरवे पे क्या इफेक्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, आपके एयरवे को वो रिलैक्स करता है, एज वेल आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके एयरवे को कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एयर ऑप्शंस देख रहे थे। फर्स्ट है कंस्ट्रिक्ट एयरवे, सेकेंड इज योर इंक्रीज लाइवेशन, थर्ड इज द डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एंड फोर्थ इज द पल्स रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज योर डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, बिकॉज हमने देखा कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके प्यूपिल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse should expect to identify a loss of which ability when assessing an unconscious client। ठीक है, जब भी एक नर्स अनकॉन्शियस क्लाइंट को जो है असेस कर रही है, ठीक है, तो उस एक स्पेसिफिक जो है एबिलिटी होती है जो पेशेंट लॉस कर जाता है ड्यूरिंग अनकॉन्शियस पीरियड में, वो होता है, ठीक है, वो होता है आपका कंट्रोलिंग एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कंट्रोलिंग एलिमिनेशन। ठीक है, हियरिंग वॉइस, मूविंग स्पॉन्टेनियसली, इसमें ये आपका आंसर नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपके पास कंट्रोलिंग एलिमिनेशन, बिकॉज ऐसे पेशेंट में मेनली आपको यूरिनरी इनकंटिनेंस देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलिंग एलिमिनेशन के अलावा जो है यूरिनरी कंटिनेंस भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी विच इज योर कंट्रोलिंग एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following symptom of increasing intracranial pressure that should be reported immediately to the healthcare provider। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, ऐसा कौन सा आपको सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंट में आईसीपी का, ठीक है, विच इज़ योर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो आपको पेशेंट को जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमिडिएटली रिपोर्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जब भी आप इंट्राक्रेनियल प्रेशर को जो है वो मेज़र कर रहे हो या फिर आप उसको चेक कर रहे हो, तो आपको एक ट्रायड देखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कुशिंग ट्रायड। ठीक है, तो क्या है कुशिंग ट्रायड? ठीक है, कुशिंग ट्रायड इज योर, इसमें आपके पास स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का आईसीपी जो है वो इंक्रीज है या इंक्रीज नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है जब भी आपका आईसीपी इंक्रीज होता है तो आपका जो पल्स प्रेशर है वो वाइड हो जाता है। सेकेंड इज योर ब्रेडिकार्डिया, आपकी हार्ट रेट जो है वो लेस देन 60 हो जाती है। इसका जो कॉरस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स ये होता है कि आपका जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा, बेसिकली योर सिस्टोलिक बीपी विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया इसमें आपके रेस्पिरेशन भी जो है वो लो हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है पेशेंट में काइनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है। कुशिंग ट्रायड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ये काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी इससे में से ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको कुशिंग ट्रायड पता होना ही होना चाहिए। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए अब
क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, टेकिकार्डिया, नैरोइंग पल्स प्रेशर या फिर ब्रेडिप्निया। कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल तो कोई ऑप्शन में नहीं है आपके क्वेश्चन ट्रायल में। टेकिकार्डिया भी नहीं है, विच इज़ योर ब्रेडिकार्डिया हमें क्वेश्चन ट्रायल में देखने को मिलता है जब हम आईसीपी मेजर कर रहे हैं। नैरोइंग पल्स प्रेशर नहीं होता, वाइड होता है आपका पल्स प्रेशर। ठीक है, ब्रेडिप्निया, हाँ यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ योर ब्रेडिप्निया। क्योंकि पेशेंट की जो ब्रीथ होती है वो लेस देन 10 बीट पर मिनट चली गई। ठीक है, यानी पेशेंट में आपको यहाँ पे काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिली, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ब्रेडिप्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट या फिर अ क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया इन्वॉल्व्स। ठीक है, ये आपको पेशेंट जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो काफ़ी बार पूछी गई है पहले भी। इससे रिलेटेड 2-3 टर्मिनोलॉजी और हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हेमीप्लेजिया होता क्या है? बेसिकली ये आपका एक पैरालिसिस है। ठीक है, अब हमें ये तो आपको पता लगे कि ये पैरालिसिस है, लेकिन ये पूछा गया है कि हेमीप्लेजिया आप कब बोलेंगे कि पेशेंट में जो है आपका हेमीप्लेजिया है। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी, पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एक्सट्रीमिटी, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इसको आंसर करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या होता है? वन साइड ऑफ बॉडी अफेक्ट, मतलब जिसमें आपकी वन साइड ऑफ बॉडी अफेक्टेड होती है। बेसिकली इसमें आपकी एक आर्म और एक आपकी जो है लेग वो इन्वॉल्व होती है, यानी पेशेंट की वन साइड, ये पेशेंट की सपोज कीजिए आर्म है और यही पेशेंट की लेग है एक ही साइड की। ठीक है, तो वो जो है इसमें इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मतलब जिसमें अफेक्ट बोथ लेग्स, पॉसिबली हिप एंड लोअर टॉर्सो, जिसमें आपका बॉडी का लोअर पोर्शन, ठीक है, जिसमें लेग्स लोअर टॉर्सो इन्वॉल्व होता है वो। नेक्स्ट है क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, इन्वॉल्व ऑल लिम्स, जिसमें आपके चारों के चारों लिम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, इट इज योर क्वाड्रिप्लेजिया। यहाँ तो मैंने हेमीप्लेजिया क्वेश्चन में पूछा, पर आपसे पहले आपसे जो है पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया भी पूछ सकते हैं, तो ये ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। Client with hemiplegia involves पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी, पैरालिसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, जिसमें आपकी एक आर्म और आपकी एक लेग, मतलब पेशेंट की एक आर्म और एक लेग वो जो है इन्वॉल्व होंगी। So your next question is question number 5. C4 spinal cord injury involve risk for। ठीक है, C4 जो आपका पार्ट है, अगर वो आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वहाँ पे हो रखी है तो पेशेंट में आपको क्या रिस्क मेजर है? फर्स्ट है न्यूरोजेनिक, सेकंड है रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, थर्ड इज पैरालिटिक इलियस एंड फोर्थ इज स्ट्रेस अल्सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। जब भी पेशेंट को C4 की इंजरी हो स्पाइनल कॉर्ड की, तो वहाँ पे जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं, पेशेंट में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, पर ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को इलांगेट करके एक सिचुएशन दे के हुए आपको पूछ सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को इंजरी हुई है C4 लेवल पे, और पेशेंट को जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी सबसे पहले, या फिर सबसे पहले आप क्या नोट करोगे पेशेंट में, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आप वहाँ पे देखोगे, पेशेंट की रेस्पिरेशन चेक करोगे। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है इलांगेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट वन, what is the characteristic feature of CSF after the lumbar puncture performed who has a bacterial meningitis? मतलब सिंपली आपसे पूछा है कि पेशेंट है, उसका अब पेशेंट को जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था, हमने जो है लंबा पंक्चर किया और उसमें हमने CSF को देखना है कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है लंबा पंक्चर जो हम करते हैं पेशेंट का, ठीक है, तो हम वहाँ से CSF को ड्रेन करते हैं और चेक करते हैं कि ये बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए एक स्पेसिफिक टेबल होता है, जैसे कि यहाँ पे को देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन है कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं,
ये करेक्टरिस्टिक है जो नॉर्मल है। ये हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में और ये हैं वायरल मेनिंजाइटिस में। फर्स्ट वन इज योर CSF। ठीक है, तो नॉर्मल जो CSF का कलर होता है वो क्लियर होता है या फिर कलरलेस होता है। बैक्टीरिया में ये क्या हो जाएगा आपके पास, टर्बिड हो जाएगा या फिर क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, और वायरल में क्लियर ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है कलर में। अब आता है ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल जो लेवल रहता है CSF में वो रहता है 45 to 75 mg/dl, लेकिन बैक्टीरियल में क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ऐसे आप सपोज कीजिए कि बैक्टीरिया लव्स ग्लूकोज, तो उसको खाना पसंद है, तो इसमें जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो आपका ग्लूकोज का लेवल यानी शुगर का लेवल जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि वायरल, अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो ग्लूकोज के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। नॉर्मल जो लेवल रहता है वो रहता है 15 to 45 mg/dl। ठीक है, इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपके प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या इसमें और आपके वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होगा कि या तो ये नॉर्मल रहेगा या तो जो डोज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी, या तो नॉर्मल रहेगा या तो डोज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि बैक्टीरियल में प्रोटीन की डोज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर WBC। ठीक है, नॉर्मल ये लेवल है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास, जब भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो तो WBC आपके न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और जबकि अगर आपके पास वायरल है तो उसमें आपको बेसिकली T लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कितने होंगे, मोर देन 500, और यहाँ पे 1000 जाएंगे WBC। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये टेबल आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। मेन है इसकी नॉर्मल सी चीज़ें ये याद रख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि बैक्टीरिया में क्लाउडी होगा आपका CSF। ठीक है, और बैक्टीरिया लव ग्लूकोज, ठीक है, तो वो आपका डिक्रीज होगा। ये दो मेजर चीज़ें आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो बैक्टीरिया में क्या होता है, CSF कैसा होता है, क्लाउडी होता है। ठीक है, तो क्लाउडी तो हमें यहाँ 3 में दिख रहा है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल इंक्रीज होता है, ये हमें पता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि ग्लूकोज किस में डिक्रीज है। यहाँ पे ग्लूकोज 2 में डिक्रीज है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, लिखा है डिक्रीज न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल डिक्रीज नहीं होते हैं, न्यूट्रोफिल इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्लाउडी CSF, इंक्रीज न्यूट्रोफिल, इंक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज। यहाँ पे आप ग्लूकोज कम है और CSF क्लाउडी है, इससे आप पहचान सकते हो। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ नर्स असेस अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, एंट्री यहाँ पे लिख दिया है, इट इज इंजरी, सीवियर थ्रॉबिंग हेडेक विद हाइपरटेंशन एंड फिकल इम्पाक्शन। ठीक है, तो मतलब एक कंडीशन है, पेशेंट है आपके पास एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला। ठीक है, जिसको क्या हो रही है, मेजर थ्रॉबलिंग हेडेक हो रही है विद हाइपरटेंशन, प्लस पेशेंट में फिकल इम्पाक्शन भी प्रेजेंट है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो, बेसिकली जब पेशेंट आपके पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला हो, तो ये आपके पास इंडिकेट करता है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या ICP इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड इज योर ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, थर्ड इज इंक्रीज IOP एंड D इज सिवियरिटी ऑफ इंजरी। ठीक है, ये जब चीज़ें आपको, ये सिम्टम आपको देखने को मिले कि पेशेंट का एक तो BP इंक्रीज हो रहा है, हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा, और पेशेंट जो है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये आपके पास आता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया।
ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बारी पूछा गया है नॉर्सेट में, सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अदर जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस पेशेंट में। ठीक है, मेनली जो है सडन ऑनसेट हो जाएगी हेडेक की, हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस ब्रेडिकार्डिया, फ्लशिंग अबव द लेवल ऑफ इंजरी, पेल एक्सट्रीमिटीज़, नेजल स्टिफनेस। ठीक है, और फिकल इम्पाक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, फिकल और यूरिनरी ब्लैडर जो है इम्पैक्टेड होगा, तो इससे भी आपको पता लग सकता है। और इसकी जो नर्सिंग इम्प्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप एक बारी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, हेड इंक्रीज करना है पेशेंट के बेड का, क्योंकि ऐसी कंडीशन है। ठीक है, पेशेंट को आपको बेड को हेड इंक्रीज करना है, पेशेंट के क्लोथ को लूज करना है। ठीक है, ब्लैडर को डिस्टेंशन के लिए चेक करना है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव देना है क्योंकि बीपी यहाँ पे इंक्रीज है, और डॉक्यूमेंट करना है। तो ये एक तरीके से आपने मैनेजमेंट भी पढ़ ली और कंडीशन भी पढ़ ली। नेक्स्ट वन, a patient with Myasthenia gravis continue to become weaker even after the ट्रीटमेंट विद नियोस्टिगमाइन। ठीक है, ये ड्रग है जो हम मिस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को देते हैं। व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड्रोफोनियम। अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसने एंड्रोफोनियम क्यों दे रहा है वो पेशेंट को, उसने क्यों प्रिस्क्राइब किया एंड्रोफोनियम। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम क्राइसिस चेक करते हैं। कौन कौन सी क्राइसिस, फर्स्ट वन इज योर कॉलिनर्जिक क्राइसिस एंड सेकेंड वन इज योर मिस्थेनिया क्राइसिस। ठीक है, ये दो क्राइसिस चेक करने के लिए पे डॉक्टर जो है एंड्रोफोनियम टेस्ट जो है वो लिखते हैं। ठीक है, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन, टू प्रमोट द सिनर्जिक इफेक्ट, सेकेंड वन टू रूल आउट cholinergic crisis, and D, overcome neostigmine resistance, and your D, confirm diagnosis of misthenia। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा जैसे मैंने आपको बताया, टू रूल आउट कॉलिनर्जिक क्राइसिस। तो थोड़ा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि कैसे ये टेस्ट किया जाता है और कैसे इंडिकेट करता है कॉलिनर्जिक ऑन मिस्थेनिया क्राइसिस को। ठीक है, अगर एक जैसे पेशेंट है, जब पेशेंट को जो है एंड्रोफोनियम इंजेक्शन दिया जाता है और पेशेंट की जो वीकनेस है जो पेशेंट में पहले से वो और सीवियर हो जाए, यानी कि पेशेंट जो है और सीवियर पेशेंट की कंडीशन हो जाए, तो वो इंडिकेट करता है कॉलिनर्जिक क्राइसिस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पेशेंट जो है वो ओवर मेडिकेटेड हो गया है, पेशेंट को जो डोज जा रही थी वो पहले से ही ज़्यादा थी। जब हम एंड्रोफोनियम दे दिया उससे पेशेंट का एसिटाइलिन कोलिन और इंक्रीज हो गया, और जब ये इंक्रीज हुआ तो क्या रिस्पॉन्स आया कॉलिनर्जिक क्राइसिस, पेशेंट बिकम मोर वीकर, यानी पेशेंट की जो वीकनेस है वो सीवियर वीकनेस आ गई, तो वो इंडिकेट करता है कॉलिनर्जिक क्राइसिस को। नेक्स्ट वन इज योर मिस्थेनिया क्राइसिस। ठीक है, सेम कंडीशन, पेशेंट को हमने एंड्रोफोनियम इंजेक्शन दिया और इससे क्या हुआ, पेशेंट की जो वीकनेस थी यानी पेशेंट की जो स्ट्रेंथ थी वो इम्प्रूव हुई, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि पेशेंट को ज़्यादा मेडिकेशन की नीड है, तो वो आता है आपके पास मिस्थेनिया क्राइसिस में। आई होप सो आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा मिस्थेनिया क्राइसिस का और कॉलिनर्जिक क्राइसिस का। कॉलिनर्जिक क्राइसिस में पेशेंट गेट ओवर मेडिकेटेड एंड इन योर मिस्थेनिया क्राइसिस पेशेंट को और मेडिकेशन की नीड है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर ने उसको क्या इंडिकेट किया था, रूल आउट क्राइसिस को रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट जो है एंड्रोफोनियम टेस्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, क्राइसिस मीन्स मिस्थेनिया एंड कॉलिनर्जिक। ठीक है, नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9। द नर्स इज असेसिंग द मोटर फंक्शन ऑफ एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। The nurse would plan to use which of the following tests to test the client peripheral response to pain। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि पेशेंट है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस है और नर्स जो है चेक क्या किस तरीके से नर्स चेक करेगी ताकि उसको पता लगे कि पेशेंट का पेरिफेरल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है पेन के लिए। फर्स्ट इज योर स्टर्नल रब, pressure to the orbital rim, squeezing of sternocleidomastoid muscle, एंड इज योर नील बेड प्रेशर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है,
पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन चेक करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा विच इज़ योर नेल बेड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे आपका मोटर फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पेरिफेरल। ठीक है, तो पेरिफेरल यानी आपके नर्व से रिलेटेड है। तो आपका नेल बेड प्रेशर जो है, अगर पेशेंट इसके लिए रिस्पॉन्स करता है तो पेशेंट का वो पेरिफेरल रिस्पॉन्स चेक किया जा सकता है बाय अप्लाइंग नेल बेड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग अ क्लाइंट विद increase ICP, nurse would note which of the following trend in vital of the ICP rising। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन ट्राइड जो है वो पढ़ा, तो हमें पता है उसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इज योर वाइडनिंग पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा इस पेशेंट में, आपको जो है इसकी हार्ट रेट डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, आपको इसमें पेशेंट में जो है वो ब्रेडिपनिया भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग पल्स, नहीं पल्स तो इंक्रीज नहीं होती है, इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन भी इंक्रीज नहीं होती, और ब्लड प्रेशर जो है वो आपके पास इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग पल्स, डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ये हो सकता है मे बी। नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग पल्स, इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन इंक्रीज है तो ये तो नहीं है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग पल्स, पल्स इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें पेशेंट का क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज जाएगी। ठीक है, साथ साथ रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होगी एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्पेसिफिकली योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब ये इजी टू आंसर हो गया जब हमने क्वेश्चन ट्राइड के बारे में पढ़ लिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है, अ लंबर पंक्चर इज परफॉर्म्ड ऑन अ चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैविंग द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, एज सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पूछ रहे हैं। सीएसएफ ऑब्टेन किया एनालिसिस के लिए, अ नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ एंड डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट विल वेरीफाई द डायग्नोसिस। हमने अभी पढ़ा था कि जो आपका सीएसएफ होगा बैक्टीरियल, उसमें मेनिंजाइटिस में वो कैसा होगा, क्लाउडी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ग्लूकोज क्या होगा आपके पास, डिक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोटीन एंड इंक्रीज न्यूट्रोफिल। तो बस आपको यही देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउडी, क्लाउडी न्यूट्रोफिल, क्लाउडी जो आपका सीएसएफ होगा, तो हम देखेंगे कि इनमें से क्या आएगा। डिक्रीज प्रोटीन नहीं, प्रोटीन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इजी हो गया क्योंकि अब हमें नॉर्मल वैल्यूज क्या थी पहले से ही पता थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं जब आपको बेसिक चीजें पता हों। नेक्स्ट, नर्स इज प्लानिंग टू केयर फॉर अ चाइल्ड विद acute bacterial meningitis based on the mode of transmission of this infection, which of the following would be included in the plan of care। ठीक है, आपके पास एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें बोला है कि किस चीज़ को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा प्लान में जब आप इस पेशेंट की केयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें आइसोलेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। फर्स्ट वन, नो प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज एंटीबायोटिक्स हैव बीन स्टार्टेड। सेकेंड वन, मेंटेन एंट्रिक प्रिकॉशंस। थर्ड वन, maintain respiratory isolation precaution up to 24 hours after the administration of antibiotic to patient, and D, maintain neutropenic precautions। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ऐसे पेशेंट में हमें जो प्रिकॉशन रखनी पड़ती है वो रखनी पड़ती है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रिकॉशन। ठीक है, ऐसे भी आपके पास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड वन, ऐसे पेशेंट में चाहे उस आप एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन अप टू 24 आवर, यानी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 24 घंटे तक भी, यानी 24 घंटे तक के बाद भी जो है, जब तक पेशेंट को 24 घंटे नहीं हो जाते आप पेशेंट को आइसोलेशन में ही रखेंगे, चाहे आप उसकी एंटीबायोटिक क्यों ना स्टार्ट कर चुके हैं। 24 एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 24 घंटे तक जो है पेशेंट आइसोलेशन में रहेगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो।
Next question, question number 13. What should the nurse assess in the immediate post operative पीरियड आफ्टर क्लाइंट हैज़ अ ब्रेन सर्जरी? ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है जो पेशेंट है वो ब्रेन सर्जरी वाला है और इमीडिएटली आपको क्या चेक करना है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. फर्स्ट वन इज योर टेकिकार्डिया, सेकंड वन इज योर कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, थर्ड इज इन इंक्रीजेस डायस्टोलिक प्रेशर एंड डी डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज यहाँ पे आईसीपी आपको चेक करना है. और जब भी पेशेंट का जो फर्स्ट जो है वो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो वहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें पता लग जाता है कि जो पेशेंट है वो उसका आईसीपी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही एक फर्स्ट इनिशियल मेजर है ऐसे पेशेंट में आईसीपी चेक करने का. नेक्स्ट वन, when helping a client with Parkinson disease to ambulate, what instruction should nurse given to the patient? First one, avoid leaning forward. Second one, hesitate between steps. Third one, rest when tremors are experiencing. And D, keep your arm to the center of gravity. पार्किंसन डिजीज का भी जो पेशेंट होता है, आपको पता है इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो गेट है वो कैसा हो जाता है, मतलब पेशेंट जो है वो खुद को वो नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, वो थ्रॉबलिंग गेट उसका हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट को ट्रैमर्स आते हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं बन पाता है पेशेंट का, रिस्क ऑफ इंजरी वहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है, पिन रोलिंग मूवमेंट उसमें देखने को मिलती है. तो ऐसे वाले पेशेंट को जो है आप क्या बोलोगे, ठीक है. और ऐसे वाले पेशेंट का जो पोस्चर होता है वो पहले से ही लीनिंग फॉरवर्ड होता है. अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप और आगे की तरफ झुक के चलो तो ऑब्वियसली पेशेंट गिरेगा ही ना. तो हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है. इस पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज characterized by the progressive demyelination of central nervous system, impaired cerebral circulation, deficiency of neurotransmitter dopamine and serotonin, and deterioration of spinal column. यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ योर प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू योर stroke as well as some of the question related to ICP क्योंकि वो important topic है, your GCS is there and some other condition related to the nervous system. So thank you.